बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ, अल्लाह ताला इस प्यारे वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो, और अल्लाह करे यहाँ गुर्बत व अफलास का ख़ात्मा हो। अलवी साहब, क्या खबरें? मज़हर बरलास साहब, कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। बड़े तवील इंतज़ार के बाद कुछ डॉलर ने कुछ बेहतरी पकड़ी है। कुछ डॉलर की ताकत जो मुसलसल बढ़ती चली जा रही थी कुछ कम हुई है, कुछ रुपए ने ताकत पकड़ी है, और उसके लिए आर्मी चीफ मुसल्लह अफ़वाज के सिपह सालार जनाब कमर जावेद बाजवा जो है वो भी अच्छे खासे मुतारक नज़र आ रहे हैं। उससे पहले कि जब वो हम बात कर चुके हैं अमेरिका पे, उन्होंने अमेरिका से रब्ता किया था, अब सऊदी अरब और UAE के हुकाम से रब्ता किए हैं, और पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए दिफाई महाज के साथ साथ माशी महाज पर भी वो अगली सरहदों पर ख़ुद बल के रहनुमाई फरमा रहे हैं, और आगे चल के इस मुल्क के और इस कौम की मईशत की नाव को किनारे लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर दुकानदारों पर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के हवाले से वज़ीर ख़जाना मान रहे हैं कि जनाब हमसे बहुत सारी गलती हो गई है, लेकिन उनकी गलती इस पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को और ताजरों को कितने में पड़ी है, इसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। फिर वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किए है और मुख्तस फ़ंड्स जो हैं उन्हें बचा बचा कर रखने से मना किया है, और कहा है कि इनको फ़ौरी तौर पर ख़र्च किया जाए लोगों के ऊपर, ताकि लोग सुख का सांस ले सकें। इस पर भी बात करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने PTI के हवाले से कुछ जो फ़ैसला दिया, कुछ नोटिस जारी किए, उस पर भी बात होगी। और उसके बाद जो सीटें जिनके ऊपर नोटिफिकेशन आ गया है उनके इंतखाबात का ऐलान हो गया है, और इंतखाबात उन तमाम 9 नशिस्तों के ऊपर इमरान खान ने ख़ुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। जायज़ा लेने की इस बात पर कोशिश करेंगे। और आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की। मकबूजा कश्मीर में जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म हुआ। वैसे तो बरसों गुजर चुके हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जब वहाँ की सूरत हाल तब्दील की गई, जहाँ कवानीन में तरमीम की गई, 3 बरस पूरे हो चुके हैं, और वो जेल जो है वो एक मुसलसल जेल की कैफियत धारे हुए, तो उस पर भी बात होगी। लेकिन मज़हर बरलास साहब की तरफ बढ़ते हैं। मज़हर बरलास साहब से पूछते हैं कि जनाब माशी मास पे जनाब कमर जावेद बाजवा साहब, आर्मी चीफ सिपह सालार, ख़ुद मुतहर्रक हो गए हैं, और उन्होंने पहले अमेरिका से रब्ता किया था, अब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से रब्ता किया है, ताकि माशी जो सूरत हाल है उसको बेहतर किया जा सके। बिल्कुल दुरुस्त है, उन्होंने अमेरिका से रब्ता किया था, लेकिन उसका अभी तक जो है वो IMF ने कोई मस्बत जवाब नहीं दिया। सही है। उनकी जो एक शर्त है जिसको मिफ्ता इस्माइल साहब भी बार बार कहते हैं कि एक शर्त रह गई है जिसको पूरी करना है, वो शर्त ये है कि आप एटलीस्ट $4 मिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएं पाकिस्तान में। उस इन्वेस्टमेंट के लिए मोहतरम कमर जावेद बाजवा ने रब्ता किया है सऊदी अरेबिया से, जी हाँ, और UAE से, और वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, ज़ाहिर है वो कर रहे हैं कुछ ना कुछ। सही है। बाकी बाज़ फ़ैसले देखिए ऐसे होते हैं कि जो वो भी पाकिस्तान के हक़ में हो, आवाज़ आ जाती है। जी हाँ। मसलन पिछले दिनों ये फ़ैसला दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो पाकिस्तानियों ने ज़िद में आकर ये जैसे भी वो $33 लाख भेज दिए तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान में रुपया मजबूत हो गया। अब वो डॉलर आए तो पाकिस्तान में, सही, खा वो किसी पार्टी के अकाउंट में आए हों या किसी शख्सियत के अकाउंट में आए हों, इस बहस से अलग होके ये है कि वो पाकिस्तान में आए, सही है। और उसका फ़ायदा पाकिस्तानी मईशत को हुआ। ये बात दुरुस्त है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो दफाई महाज पर भी सरगर्म हैं, और मुआशी हालात सुधारने के लिए भी उन्हें मैदान में आना पड़ा है, वो फ़ोन कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल पैदा होता है जी जी, कि हमारी जो सियासी क़यादत है इस वक्त, जो हुकूमत है, क्या वो इस काबिल नहीं कि दुनिया से मुज़ाकरात कर सके, कि आपके सिपह सालार को एक ऐसे मैदान में कूदना पड़ रहा है जो जिसमें उनको नहीं कूदना होता आम हालात में, लेकिन चूँकि ये मुल्की सलामती का मसला है, मुल्क की सालमियत का मसला है, और मईशत की कश्ती जो है वो हचकोले खा रही है, तो इसमें उनको वो एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल कौम के सामने तो है और आवाम के भी, कि हमारे यहाँ क्या जो सियासी काबरीन हैं, बातें तो वो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनमें ये अहलियत नहीं है
कि वो IMF को भी राम कर सकें या दोस्त ममालिक को राम कर सकें, ये एक सवालिया निशान है हमारी सियासी क़यादत। अच्छा, लेकिन जो डॉलर जो है तो वो थोड़ा नीचे आया, रुपए ने इस्तेकाम पकड़ा, इस पे आप क्या कहेंगे? इसका मतलब ये है कि मईशत की कोई सही समत की तरफ रवानगी जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई? मैंने अभी बताया आपको हाँ जी कि डॉलर क्यों कर नीचे आया। आपने एक वजह बताई, लेकिन मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि हमने अपनी इंपोर्ट को कम किया है, इंपोर्ट बिल कम किए हैं, इस वजह से हमारा जो है ना ये बेहतर हुआ है सारा सिलसिला। अलवी साहब उन्होंने फिगर भी दिया कि इतनी बिल्कुल सही है। उस दिन यहाँ इस्लामाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट बैठे थे, जी उन्होंने भी इत्फाक किया इस बात से। देखिए, पाकिस्तान में जितनी इंडस्ट्री चलती है इसके लिए खाम माल बैरूनी दुनिया से आता है। दुरुस्त। अगर आप अपना इंपोर्ट बिल कम करने के चक्कर में, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप अपना इंपोर्ट बिल कम करने के चक्कर में अशिया को रोकेंगे तो आपकी अपनी इंडस्ट्री बंद होगी, जिसका नुकसान आपको दोहरा होगा। एक तो आपके यहाँ से रोजगार खत्म होता जाएगा, दूसरा जो आपके यहाँ इंडस्ट्री चल रही है वो बंद हो जाएगी, तीसरा उस इंडस्ट्री में जो माल तैयार हो के एक्सपोर्ट होता है वो भी बंद हो जाएगा। तो मिफ्ता साहब ने आज ये गलतियां मानी हैं कि मुझसे बहुत सी गलतियां हुई, तस्लीम और किया, मेरे दोस्तों ने करवाई, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उनके साथियों ने करवाई। सही तो ये भी एक बड़ी गलती है कि आप इंपोर्ट बिल कम करने के चक्कर में अपनी इंडस्ट्री बंद करवा बैठे। सही है। क्योंकि पाकिस्तान में तो सारा मटेरियल, हत्ता कि ये जो पाकिस्तान में दवाइयाँ बनती हैं ये मटेरियल भी बाहर से आता है। सही है। पाकिस्तान में जो सरिया बनता है, लोहे की चीज़ें बनती हैं, ये मटेरियल भी बाहर से आता है। बहुत सा मटेरियल हमारी सारी इंडस्ट्री के लिए बाहर से आता है। तो ये एक सवाल है कि अगर वो मटेरियल आपने रोक दिया तो उसकी कीमतें कहाँ जाएंगी, और आम आदमी के बस से तो पहले ही बाहर है। ये जो अमाराती चीज़ें हैं जैसे सीमेंट है, सरिया है, ईंटें, इससे रिलेटेड जितनी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता चीज़ें, ये पहले ही महंगी हो गई हैं बहुत। और अगर आपने इंपोर्ट बिल कम करने के चक्कर में और रोका तो ये और महंगी हो जाएंगी, नायाब हो जाएंगी, इनकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। सही है। तो मिफ्ता साहब को चाहिए कि कोई पाकिस्तान पे रहम करें, इस कौम पे रहम करें, लग्जरी आइटम बंद करें। उसका नाम क्यों नहीं लेते? वो जो कुत्तों की खुराक आती है उसको बंद करें। आपको पता है कि वो इन्होंने जब इंपोर्ट से, लोगों के शैम्पू आते हैं वो बंद करें। जब इन्होंने इंपोर्ट से पाबंदी हटाई तो सबसे पहले इन कुत्तों बिल्लियों की खुराक से पाबंदी हटाई, क्योंकि बहुत सारे पोश इलाकों के लड़कियों लड़कों ने प्रोटेस्ट किए और बेगमात ने कि हमारे कुत्ते और बिल्लियां भूखे मर रहे हैं, तो इसलिए फटाफट जनाब उनकी खुराक हमने फ्रांस की ही लेनी है और ब्राज़ील की लेनी है और फलां मुल्क की लेनी है। बंदे भूख से मरते हैं, मरते हैं। कुत्ते बिल्लियों की फिक्र ज़्यादा है, और हमारे वज़ीर ख़जाना साहब भी उसमें बह गए ना। जी हाँ, उस चक्कर में बिल्कुल इंसानों की फिक्र नहीं है, कुत्ते और बिल्लियों की फिक्र है। कुत्ते बिल्लियां भाई आम खुराक भी तो खा लें, कि फ्रांस की खुराक ही खानी है, लंदन से खुराक आएगी तो वही खानी है। ऐसे ही उन आइटम्स पे पाबंदी लगाएं जो लग्जरी आइटम्स हैं, बिल्कुल सही, उसमें इंपोर्ट कम करें। ये जो गलत कर रहे हैं, ये जो मटेरियल को रोक कर जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसको नहीं रोकना चाहिए। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं मरज़र बरलास साहब कि चलें ठीक है, जिस वजह से भी ये डॉलर जो है थोड़ा सा नीचे आया, रुपया थोड़ा ऊपर गया, वजूहात जो भी हों व्हाट्सएवर, क्या इसका फ़ायदा आम आदमी को होगा? पाकिस्तान के आम शहरी को भी फ़ायदा पहुंचेगा? हम पहले देख रहे थे ना, आप किसी दुकान पे, जो आपने ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात की या जिसकी भी, जिस दुकानदार के पास जाएं, ओ जी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, सब्जी टमाटर टिंडे तक भी क्यों महंगे हो गए जी, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। पेट्रोल की मसनियात थोड़ी सी कम हुई, फिर जब पूछना शुरू किया भाई आप क्यों नहीं सस्ता कर रहे हो, कहते जी तो नहीं पता डॉलर बहुत महंगा हो गया। अच्छा, अब तो डॉलर भी कुछ नीचे आना शुरू हो गया, तो उसका कोई भला होगा आम आदमी का? अब गुजारिश ये है कि जब शौकत तरीन गए तो डॉलर 178 रुपये का था, अब डॉलर 222-24 पे है। हाँ जी, आज जो बंद हुए, ठीक है, 22-21। अल्लाह करे और नीचे आ जाए, हमारे मुल्क का फ़ायदा है, इसका फ़ायदा तो होगा। लेकिन ये डॉलर वैसे अगर असूली तौर पर बात की जाए तो डॉलर 20-25 रुपये का होना चाहिए। अगर हम
90 से पहले की बातें करें, यानी लेट 80s में डॉलर जो था वो 14, 16 और 18 रुपये का था। ये 90 में फिर 21 का हो गया। तो हमें, हमारे सियासतदानों को ये सोचना चाहिए, सियासी क्या तो जिस मर्ज़ी पार्टी से, उनको सोचना चाहिए कि डॉलर को नीचे लाएंगे तो हमारे कर्ज़े खुद ब खुद कम हो जाएंगे, और डॉलर को नीचे लाएंगे तो बाहर से माल भी हमें सस्ता मिल जाएगा। यानी नीचे आने के बेशुमार फ़ायदे हैं। मगर ये जो आपने पेट्रोलियम की बात की, उसमें सिर्फ पेट्रोल की कीमत 3 रुपये कम की है। 3 रुपये तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा है। 3 रुपये कम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। ना मोटरसाइकिल वाले को फ़र्क पड़ेगा, या तो आप 30 रुपये कम कर दें। दुरुस्त है। आपने बढ़ाए जो हैं 30-30 करके 2-3 छलांगे लगाई हैं, तो एक छलांग लगाते नीचे लाने के लिए भी। और अब तो आलमी मार्केट में पेट्रोलियम कीमत बहुत सस्ती है। अब तो $91 का हो गया है फी बैरल। सही है। अब तो इनको बहुत, अब 100 रुपये लीटर कर देना चाहिए पेट्रोल, इतना सस्ता कर देना चाहिए सही। जो आलमी मार्केट में कमी हुई है उसके हिसाब से। लेकिन काश ये कर दें तो लोगों की ज़िंदगियों में आसानी आएगी ना, चीज़ें तो लोगों को सस्ती फिर मिलेंगी ना। काश तो बहुत बड़ा है, और ये काश इतना सवालिया निशान है कि इसकी कोई। अच्छा, ये इन्होंने आज चलो इतराफ़ कर लिया, देर आए दुरुस्त आए, दुकानदारों पर इनकम और सेल्स टैक्स लगाने में गलतियां हुई, फिक्स टैक्स के हवाले से भी बात की मिफ्ता इस्माइल साहब ने। तो ये गलतियां कौम को कितने में पड़ी, ये ताजरों को कितने में पड़ी, बिजनेस इंडस्ट्री को कितने में पड़ी, और अब आपको एहसास हो गया है तो फिर इसका मदावा करने का अमली इकदाम किस हद तक हो रहे हैं? कौम को तो भुगतना पड़ता है इन हुक्मरानों की गलतियाँ, पूरी कौम भुगतती है। अब ये जो गलतियाँ हैं ये कौम को तो बहुत महंगी पड़ी। अभी जो बिजली के बिल हैं वो लोग अब बेचारे पता नहीं किस तरह अदा कर रहे हैं। ऐसा ही है। पेट्रोल के बाकी जो ग्रासरी लेते हैं और चीज़ें जो ख़रीदते हैं, आटे दाल का भाव, वो इनको तो मालूम नहीं है, आम लोगों को पता है। तो गुजारिश ये है कि गलतियां करें ये भुगते कौम, तो फिर इनको क्यों नहीं सज़ा मिलनी चाहिए? कोई गलती की सज़ा होती है ना। बिल्कुल। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अलवी साहब बड़े लोगों को सज़ा देने का रिवाज ही नहीं है। दोस्त गलती की है तो सज़ा मिलनी चाहिए। और जो टैक्स की बात है ना, टैक्स का नेट अभी तक हमारे यहाँ सेट हो ही नहीं सका। दुनिया भर में सेट है जी। कभी आपने देखा कि लंदन की सड़कों पे भी कोई लोग निकले हों कि जी टैक्स का ये फलाना कर दो? दुबई की सड़कों पे निकले हों, या फ्रांस की, या अमेरिका की, या जापान की सड़कों पे नहीं निकलते। उन्होंने अपने टैक्स का निज़ाम सेट कर रखा है। हत्ता कि बांग्लादेश की पूरी आबादी डिजिटल है जी। हमारे यहाँ क्यों नहीं? उस दिन ये वो चैम्बर के जो प्रेसिडेंट से, उन्होंने इस बात से इत्फाक किया, मैंने जब ये अर्ज़ की कि जी लाइन लॉसेस जो हैं उन पे क्यों नहीं कंट्रोल करती हुकूमत। हाँ जी, वो उसका जो उसकी बल्कि पंजाबी में लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब है, चट्टी। वो चट्टी दूसरों को भुगतनी पड़ती है। वो आप भुगतें, मैं भुगतूँ, या मुजाहिद भुगते, कोई भी बंदा भुगते। गुजारिश ये है कि दूसरों का नुकसान हम क्यों करें? हमें चाइना ने एक ऑफ़र दी इनको, लेकिन ये बड़े बड़े जो पार्लियामेंटेरियन है ना, ये चोरों के सरगुना नहीं मानते। चाइना ने ये ऑफ़र की कि जनाब जिस तरह आपका सेल फ़ोन चलता है इसी तरह हम आपको मीटर देते हैं, जो पैसे डालेगा वो बिजली इस्तेमाल कर ले, जो नहीं डालेगा ना करे। दुरुस्त है। अच्छा, लाइन लॉसेस से बचने का इससे बेहतर तरीका ही कोई नहीं है। सही बात है। ठीक है जी, बिल्कुल। या फिर आप अपने बैंकों को इतना फ्रेंडली कर देते लोगों के साथ कि बैंक लोगों को बिल्कुल सॉफ्ट लोन देते, और आप लोगों से कहते कि जनाब आप सोलर सिस्टम लगा लें, या फिर आप कालाबाग डैम बना देते। कालाबाग डैम बनने से ये सारा ही प्रॉब्लम हल हो जाता। दुरुस्त है। क्योंकि 36,000 मेगावाट बिजली वहाँ से तैयार होनी है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि इस डैम की मुखालफत करके क्या मिला इनको। 30,000 एकड़ ज़मीन जो खैबर पख्तूनख्वा की है उसको फ़ायदा होना था। 16 लाख एकड़ ज़मीन बलूचिस्तान की को फ़ायदा होना था। अच्छा,
28 से 30 लाख सिंध की ज़मीन को फ़ायदा होना था और 43 लाख पंजाब की ज़मीन है एकड़ जिसको फ़ायदा होना था इस डैम का। लेकिन क्या है, यहाँ मुल्की सोच ही नहीं है, कौमी सोच ही नहीं है। सही है। सूबाई तासब में उलझे हुए लोग हैं, पता नहीं किस किस के कहने पे मुखालफतें कर चंद देते लोग हैं। खड़े हो गए ठीक जो है? नौशहरा डूब जाएगा, फलानी जगह डूब जाएगी, कोई और स्टडी नहीं। बिजली आपको 1.5 से 2 रुपए यूनिट मिलनी थी और इतनी बिजली होनी थी कि आपके यहाँ लोड शेडिंग ना होती। अब कराची जैसे बड़े शहर में 12-12 घंटे लोड शेडिंग है, क्या करें लोग। और उस लोड शेडिंग वाला बिल भी आ जाता है, बंद बिजली का बिल बिल आता है। तो बंद का भी आ जाता है। इसी तरह पेट्रोलियम सेक्टर में देखें, जो बंदा कोई भी है वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ता है या लेने जाता है या बाहर बाजार में जाता है या दफ्तर में जाता है, मोटरसाइकिल तो है ना जी, जी हाँ, उसमें भी पेट्रोल डलता है। बिल्कुल ऐसे ही। वो 250 रुपये का पेट्रोल डलवा के 1 लीटर आने का तो 500 का पेट्रोल वो रोज़ाना दफ्तर आने जाने का 500 का पेट्रोल डलवाएगा। बिल्कुल तो जिस बंदे की तनख्वाह 25,000 है वो क्या करेगा, 15,000 का पेट्रोल डलवा लिया उसने। ऐसे ही है जी। और यही सूरत हाल है। और रोटी जो है, नान 20 रुपए का है और आम सादा रोटी 18 से 15 रुपए की है। और घर में अगर 4 लोग हों और एक टाइम के 2 रोटियां खाएं तो उसकी ज़रा कैलकुलेशन कीजिएगा कि महीने का सिर्फ खाली रोटी सालन के बगैर, किसी सब्ज़ी के बगैर कितने की बनती है और लोग कैसे जी रहे हैं। ये एक सवालिया निशान है। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले माशी सूरत हाल पे बात हो रही थी, महंगाई पे बात हो रही थी, महंगाई के असरात पे बात हो रही थी। अगली खबर की तरफ बढ़ना है। सैलाब की तबाहकारियाँ, और सैलाब की तबाहकारियों के साथ हुकूमत भी मुस्तैद नज़र आती है। वज़ीर आज़म ने दौरे किए, वज़ीर आज़म ने सख्ती भी की है कि जो जो इमदादी रकूम है फौरी तौर पर उनको तकसीम किया जाए ताकि लोग जो है इंतज़ार न करते रहें। और NDMA ने कुछ अदाद शुमार भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस साल 133% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। मज़हर बरलास साहब क्या कहते हैं? अच्छा जी, एक तो चले हुकूमत जो काम कर रही है उस पर भी मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे बढ़कर एक खौफनाक सूरत हाल और है कि जो मौसमियात वालों ने बताई है कि 6 अगस्त से फिर एक स्पेल आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बारिशों के एक और सिलसिला और वो मुल्क पूरे मुल्क में ही आ रहा है। बलूचिस्तान में भी आ रहा है, सिंध में भी आ रहा है, पंजाब, सारे मुल्क में ये नहीं आ रहा है ऐसे। और उसमें भी बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी। तो जो पहले से तबाह हाल हैं उन इलाकों में भी आ रहा है, तो वहाँ तबाही मज़ीद होगी। तो हुकूमत को चाहिए कि वो वक्त से पहले होश के नाखन लें और वो वहाँ जो भी लोग हैं उनको महफूज मकामात पर पहले ही पहुँचा दें, बजाय इसके कि सैलाब आए उसका इंतज़ार करें तो फिर लोगों की जानों को भी ख़तरा होता है, माल मवेशी को भी, और भी जो, तो उन्हें महफूज मकामात पर पहुँचाएँ। अब आज वज़ीर आज़म साहब गए हुए थे जनूबी पंजाब में जी हाँ। जो वो मैं एक अनाउंसमेंट देख के बड़ा मुझे हैरत भी हुई कि जिसका पूरा मकान गिरा है उसको 5 लाख रुपया देंगे और जिसका कोई आधा मकान जुज़वी नुकसान हुआ है उसको 2.5 लाख रुपया देंगे। सही। अब मुझे ये बताएं कि ये 5 लाख में कौन सा घर बनेगा, सही, क्या बन सकता है, और 2.5 लाख में कौन से घर की तमीर होगी। ये मुझे, मेरी समझ से तो बालातर हैं ये बातें। ठीक है कि यहाँ तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए लग जाते हैं घर बनाने में। अच्छा चले जी 2-3 कमरों का सादा घर भी वो बनाएं तो उसमें भी दरवाजे खिड़कियाँ 100 मुसीबतें करनी पड़ती हैं, तो 5 लाख में वो बेचारे क्या करेंगे। सही है। एक तो हुकूमत से गुजारिश है कि आप अपने ऊपर कट लगाएं, अपने वज़रा पे कट लगाएं और दूसरे अखराजात को कट करके जो मुतासरीन हैं उनकी इमदाद में इजाफा करें। सही है। ताकि अगर किसी को घर के नाम पे आप पैसे दे रहे हैं तो उसका घर अच्छे तरीके से बन जाए। तो चलें कच्चे घर से ही, लेकिन आप 5 लाख की बजाय कोई 10-15 लाख कर दें। लेकिन बाज़ लोगों को ये 10 लाख के चेक दे रहे हैं, उनकी तरसील जारी है बाज़ इलाकों में। नहीं, वो जो 10 लाख की चेक की तरसील जा रही है वो ये है कि जिनके घर का कोई फ़र्द
चला गया हाँ, सैलाब में, वहाँ से। ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, सही। उनको 10 लाख दे रहे हैं। जी जी। लेकिन जिनके घर हैं, कई देखे कई लोग बच गए, जी हाँ, बिल्कुल। उनके घर वाले भी बच गए, अल्लाह उन्हें महफूज रखे, लेकिन उनका घर तबाह हो गया। तो उस घर की मरम्मत के लिए, जो बनाने के लिए घर 5 लाख दे रहे हैं, उसको 10-15 लाख कर दें, हाँ, हुकूमतों को कट क्या फर्क करें। पड़ता है। हुकूमतों को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसमें ये देखें, पाक आर्मी ने फिर बड़ी एक कुर्बानी दी कि उन्होंने पूरी फ़ौज के 2 दिन का राशन जो है वो मुतासरीन के नाम कर दिया। सही है। और रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक लोग इतने बड़े बड़े, जो जनरल साहब जिंदगी शहीद की हो बाजी गए। हार गए, शहीद हो गए, उनके साथी, बहुत बड़ी कुर्बानी है बिलाशुबा, और बलूचिस्तान के आवाम को याद रखने वाली बात है, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए। तो ये हुक्मरानों का फरीज़ा है, उनको अपने लोगों की अगर मदद नहीं करेंगे, जिनके वोटों से आप बन के आते हैं, ऐसे तो भाई आपने किसकी मदद करनी है? ये ख़जाने किसके लिए हैं? लोगों के लिए ना, लोगों पे खर्च करो। सही है। अच्छा जी, ये रेस्क्यू ऑपरेशन तो अभी तक जारी है, और ये आदाद-ओ-शुमार में ये भी बताया गया है कि 21946 मकानात जो हैं ये मुतासर हुए हैं, अच्छा खासा नुकसान हुआ है, और बाकी अभी तक बहुत सारे जगह जिनकी बुनियादें हिल गई हैं, जिनके गिरने के खदशात हैं, उनके भी आदाद-ओ-शुमार बहुत सारे बताए गए हैं। और वही बात है हमारी, जो आप पहले भी कह चुके हैं, कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ मदद करें, कोई रहनुमाई फरमाएँ, कोई थोड़ी सी अभी मेरा लोगों ख्याल को है पैसा कि ज़्यादा दें, ताकि जो पूरा हिसाब किताब है नुकसानात का, वो नहीं लगा। अभी बाज़ इलाके ऐसे हैं जिनका हिसाब किताब होना बाकी है, हाँ जी, वो इनके दादो-शुमार में अभी शामिल आए नहीं ही है। नहीं है। बिल्कुल, ये वो बलूचिस्तान के बढ़ेंगे, एक इलाके ठीक के हैं है। 21,000 मकानात, 21,946 तो मकान। अब बाकी सब का हिसाब लगाएं, जनूबी पंजाब में भी गए हैं। अच्छा, फिर ये तो है ना आम इलाकों के, जो देहाती इलाके हैं, जो कराची में तबाही हुई है उसका भी कोई सद्देबाब होना चाहिए। कराची में देखें, कोई किसी के पास गाड़ी है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत अमीर आदमी है, पता वो ज़रूरियात के तहत गाड़ी उसने ले पता नहीं ली, बैंकों से किस्तों ठीक पे है। ली हो। अब उसकी गाड़ी डूब गई, वो तो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कराची में कोई एक गाड़ी नहीं डूबी, बेशुमार गाड़ियाँ डूबी। लेकिन मज़हर बल्ला साहब, इसका एक और पहलू भी है कि जिन्होंने नाले बंद कर दिए हैं, उनको आगे से बंद करके ऊपर मकान बना दिए हैं, प्लाजे बना दिए हैं, बेच दिए हैं, उनके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए ना भाई वो लोग, यही तो मैं कहता हूँ ना, वो लोग हुकूमतों में हैं, उनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। जी हाँ। अब वो जो चाइना कटिंग है, चाइना वालों को तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पास- चाइना कटिंग का पता है। ऐसे ही। तो ये बात दुरुस्त है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सही है। लेकिन एक्शन करने वाले ही अगर सारे हुकूमत में बैठे हों तो क्या होगा? सही है। तो कराची के लोगों को देखें, बचाएं। कराची बहुत शानदार शहर था, यहाँ लोग सियाहत के लिए आते थे, इतना खूबसूरत शहर बर्बाद करके रख दिया। हाँ जी, इतना खूबसूरत शहर जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता था, उसे गंदगी का, गलाजत का, कचरे का, और अब तो बारिशों का शहर बना दिया गया है, और वहाँ बारिशें सैलाब लाती हैं, और ये नाकर्दाकारियाँ खुद अहले कराची की हैं। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं, और अगली ख़बर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो खाली नशिस्तों का नोटिफिकेशन जिनका जारी किया, उन पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। और इलेक्शन के ऐलान के बाद हमने देखा है कि इमरान खान ने भी ऐलान कर दिया कि वो कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ख़ुद इलेक्शन लड़ेंगे। मज़हर बल्ला साहब क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जी नैले पे दैला। अपोजिशन, अपना जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने एक चाल चली और इन्होंने बड़े हिसाब किताब करके कुछ हलके तलाश किए जहां पीटीआई मामूली मार्जिन से जीती थी। हलके तलाश करके, इन हलकों में वो हलका भी शामिल है जहां बिलावल भुट्टो तीसरे नंबर पर आए थे। सही है। ठीक है जी। तो लियारी का हलका, इन्होंने खैर हलके वो तलाश किए और 11 इस्तीफे जो है वो मंजूर कर लिए, 2 मखसूस नशिस्तों के थे। अब इन 9 हलकों पे इलेक्शन कमीशन जो कि पहले से तैयार है, इलेक्शन कमीशन की हालत तो ये है कि अगर उसके तमाम फैसलों को देखें तो वो एक थाने का किरदार अदा कर रहा है, वन साइडेड होके, तो जो उसको नहीं करना चाहिए।
एक अदारा है, आइनी अदारा है हमारा, पूरी कौम का हक है उस पर। खैर इलेक्शन कमीशन ने जी शेड्यूल भी जारी कर दिया, लेकिन इमरान खान ने आज हुकूमत के उन हलकों को परेशान कर दिया जो ये सोच के बैठे थे हिसाब किताब करके कि यहाँ तो मामूली मार्जिन से पीटीआई जीती थी, हमारे बंदे जीत जाएंगे। चूँकि मौलाना फजल रहमान ने पिछले दिनों गुफ्तगू की थी कि जो भी रनर अप होगा वो हमारा मुश्तरका उम्मीदवार होगा जी, ठीक है, दूसरे नंबर वाला अब आज उन्होंने परेशानी ये नई फैला दी है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं 9 हल्कों से खुद इलेक्शन लड़ूंगा। नहीं, लेकिन मजहर अल्लाह साहब इसमें एक थोड़ी सी बात ये है कि ये इन्होंने खुद रिज़ाइन दिया, इलेक्शन खुद लड़ना था तो फिर रिज़ाइन देने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, अब देखें जब इलेक्शन रिज़ाइन दिए थे ना हाँ जी। तो रिज़ाइन सारे कबूल हो जाते। अब इन्होंने वो तो जो कासिम सूरी साहब का मौक़िफ़ है वो कहते हैं मैं रिज़ाइन कबूल कर गया था, उसको हुकूमत या इलेक्शन कमीशन नहीं मान रही। नहीं, लेकिन अगर वो करके गए थे तो इन्होंने ईद उल फितर के मौके तक तनख्वाहें वसूल की हैं, फिर ना करते। नहीं, इन्होंने वसूल की हैं, यहाँ का रिकॉर्ड वो हमने इस पे प्रोग्राम किया था। देखिए तनख्वाहें किसी के अकाउंट में चली जाएं, जाती होंगी, वसूल उन्होंने नहीं की, वापस कर देते। हत्ता कि इन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा हम तो रिज़ाइन कर चुके हैं, हम नहीं आते। इन्होंने मंजूर करने तो सारे इस्तीफे, इनकी देखिए बदनीति है ना, जो काम बदनीति की बुनियाद पर आप करेंगे आप सारे इस्तीफे कबूल कर लें। एक सवाल और भी है इस हवाले से, करें। क्या इमरान खान को फिर इसका मतलब ये है कि इमरान खान को यकीन है कि अगर मैं खुद खड़ा ना हुआ तो मेरे बाकी बंदे हार जाएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि 9 की 9 नशिस्तों पर मैं खड़ा हूं? इमरान खान बहुत से रौलों रप्पों से बचना चाहते हैं। हर हल्के में उनकी पार्टी में भी अंदर सुना बहुत झगड़े चल रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टियों में लड़ाई झगड़े होते हैं टिकटों पे, तो उन्होंने इन सारे लड़ाई झगड़ों से, वैसे ये एक टेस्टर है। मैंने उस दिन भी पिछले हफ्ते भी आपसे कहा था कि अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब भी मैं कहता हूं कि पसे पर्दा इस पे बात हो रही है, हुकूमत माने ना माने, पीटीआई माने ना माने, सही पिछले दरवाजे पे बातें हो रही हैं, डिप्लोमेसी ये चल रही है, पसे पर्दा ये बातें हो रही हैं और अक्टूबर में इलेक्शन की तैयारी हो रही है। और इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया है कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, उन्होंने कहा है। लेकिन एक फिर सवाल है कि इन नशिस्तों पे 9 के 9 नशिस्तों पे इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ते हैं, फ़र्ज कर लेते हैं 9 की 9 पे जीत जाते हैं, तो रखनी तो एक है, फिर 8 नशिस्तों पे फिर इलेक्शन होंगे या फिर इमरान खान दोबारा फिर मैदान में आएंगे? 9 पे नहीं होंगे। अच्छा, इमरान खान साहब हलफ नहीं लेंगे। जैसे आपको याद है चौधरी निसार अली खान ने 3 साल हलफ ही नहीं लिया था, वो पंजाब असम्बली में जीते थे, सही, हलफ ही नहीं लिया। तो पाकिस्तान का आइन तो ये इजाज़त देता है, इनको कानून इजाज़त देता है, वो 9 से इलेक्शन लड़ेंगे, वो एक का भी हलफ नहीं लेंगे। तो ये फिर उन हल्के के लोगों से ज्यादती नहीं होगी जिनके के लोगों से देखें या जिनका वोट लेंगे, जिनको वादे करेंगे हम आपके मसले हल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और असेंबली में जाएंगे नहीं। वो ये जो एक देखें, ये 14 दिमाग या 15 दिमाग जुड़ के जो एक गेम प्लान बनाते हैं, वो एक उस दिन के गेम प्लान को अपनी गेम प्लान से ख़राब कर देता है। ठीक है, ठीक है, सही। अब ये राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं कि जी पहले पंजाब असम्बली और केपी रिज़ाइन कर दे तो फिर हम करेंगे। अब इस लेवल पे बात चली गई है, वो कहते हैं आप करें या हमारे इस्तीफे सारे कबूल करने को। सही है, अगली खबर की तरफ भी बढ़ना जी। ठीक है, मकबूजा कश्मीर जी, तारीख का स्याह तरीन दिन है, 3 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, जेल बना हुआ है और आलम में इस इंसानियत की गैरत सोई हुई है। सिर्फ गैरत ही नहीं सोई जी, मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी मेंबरान ममालिक हैं उनके ज़मीर भी सोए हुए हैं और वो साबित कर रहे हैं कि ये जो फोरम है अक़वाम मुत्तहिदा, ये शायद जानबदार है। चूँकि अगर जानबदार ना होता तो इंडिया ये हरकत कभी ना करता। दोस्तों, अब 3 सालों से जेल बना हुआ है कश्मीर जी, वहाँ के नौजवानों का उन्हें मुस्तकबिल का नहीं पता, कब किसको मौत आ जाए। जी हाँ, हत्ता कि बाकी भारत में भी बदमाशी इतने अरूज पर है कि वो एहतजाज उन्होंने करना चाहा तो ये
राजीव के बच्चों ने, तो उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जी हाँ, प्रियंका को भी और प्रियंका को भी जी हमें। इसी तरह आप देखें कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सिलेबस उनको मंजूर नहीं है, ऐसे ही है। तो पूरे भारत में देखें अक़लियतों के साथ या जो लोग हक के लिए आवाज़ उठाते हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन है। ये दुनिया को नज़र क्यों नहीं आता? बिल्कुल सही है। और दुनिया ने क्यों भारत के साथ तजारती ताल्लुकात रखे हुए हैं? बिल्कुल सही है। सियासी ताल्लुकात रखे हुए हैं, स्वार्थी ताल्लुकात क्यों रखे? ये दुनिया को देखना चाहिए जी कि भारत एक जारे मुल्क है, एक जालिम मुल्क है, और जहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। भारत के अंदर भी अक़लियतों के साथ जुल्म व सितम किया जा रहा है, और कश्मीर तो एक लावा है जहाँ उबल रहा है, जहाँ जहर है, जहाँ नफ़रत है, जहाँ मज़लूमों के ऊपर मुसलसल तशद्दुद और क़त्ल व गारत जारी है। आलम इंसानियत का ज़मीर जागना चाहिए। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।